सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अब सवाल ये पैदा होता है कि IAS 16 की जब आप बात करते हैं तो आपको कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। ये डिस्क्लोजर्स को तुम लोग याद कर लो, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये डिस्क्लोजर तुम्हें थ्योरी में जो है 7-8 मार्क्स के पूछ ले। अगर नहीं तो न्यूमेरिकल के अंदर तुम्हें पता होगा कौन कौन से डिस्क्लोजर जो है वो ले जाने। अच्छा, आज के सेशन में मुझे ज़रूर याद दिलाना, मैं तुम लोगों को इस चीज़ पे भी गाइड करूंगा कि IFRS का जो ओपन बुक हुआ है अभी रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट, तो IFRS की कहाँ यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन है भी या नहीं इस लेवल पर, सर बुक लेकर जानी चाहिए या नहीं, मुझे एट द एंड ऑफ द सेशन याद दिलाना। सर अब हम बात कर लेते हैं IAS 16 के डिस्क्लोजर्स पे कि सर आप जब PPE के डिस्क्लोजर की बात करते हो, एक तो आप बैलेंस शीट में फेस पे लिख देते हो PP। अब सर जब आप नोट्स टू फाइनेंशियल्स में जाते हो तो स्टैंडर्ड बताता है तकरीबन 8 से 12 किस्म के डिस्क्लोजर्स हैं जो तुमने डिटेल्स देनी है। एक्चुअली डिस्क्लोजर्स कुछ भी नहीं है, दीज आर द डिटेल्स। क्योंकि बैलेंस शीट में तुम एक लाइन लिखते हो कि अच्छा यार ये वेयर हाउस इतने का है। अब सर ये वेयर हाउस की फिगर्स कैसे आई हैं, उसकी कितनी एडिशन हुई है, कितना रीवेल हुआ है, कितना डिस्पोजल हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं तुम डिस्क्लोजर्स की फॉर्म में, एक्सप्लेनेशंस की फॉर्म में बताते हो। डिस्क्लोजर्स आर नथिंग बट दीज आर द एक्सप्लेनेशंस। अब सर ये कहाँ लिखे हुए हैं? सर IAS 16 में जब तुम एंड में जाओगे ना तो प्रेजेंटेशन इन डिस्क्लोजर वाले एरिया में लिखे हुए हैं, तो हम क्विकली एक एक करके बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर पे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी। सर दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, क्लास वाइज। ये जो तुम्हारे टीचर तुम्हें डिस्क्लोजर बनवाते हैं ना, वो इस बेस की बेसिस पर बनवाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है। सर क्लास वाइज का मतलब क्या है? सर बिल्डिंग का अलग, मशीनरी, जैसे लेट से हर क्लास होती है ना, जैसे व्हीकल की एक क्लास है, मशीनरी की एक क्लास है, सही है, बिल्डिंग की एक क्लास है, लैंड की एक क्लास है, तो दिस इज क्लास। अगर आपके पास 10 किस्म की क्लास है तो हर क्लास के लिए अलग अलग आपने ये चीज़ें बतानी है, सही। अब सर वो क्या क्या चीज़ें आपने बतानी है, सही है। सर नंबर 1, द मेजरमेंट बेसिस यूज फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। सर आपने मेजरमेंट बेसिस बतानी है। सर जल्दी से बताओ IAS 16 के तहत कितनी मेजरमेंट बेसिस है? 2। सर कौन कौन सी? कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, ऐसा ही है ना। तो आपने क्लास वाइज बतानी है कि सर कौन सी क्लास आपने कॉस्ट पे मेजर की है, कौन सी क्लास आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर की है। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा सर इसके बाद आपने क्या बताना है? आपने बताना है कौन से मेथड्स यूज किए हैं क्लास वाइज, और आपने बताना है यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन यूज्ड। यानी आपने अगर मशीनरी के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है तो आपने बाकायदा बताना है। आपने अगर लेट से व्हीकल के लिए WDV मेथड यूज़ किया है तो आपने बताना है, और जो भी यूज़फुल लाइफ है वो आपने बतानी है। सर ये डिस्क्लोज कैसे करेंगे वो अभी करवाता हूँ, अभी पहले इसको हिफ्स कर लो। 2 चीज़ें मेजरमेंट बेसिस हमने पढ़ी, नंबर 2 आपने जो है डेप्रिसिएशन मेथड बताना है और डेप्रिसिएशन रेट बताना है। आपने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बतानी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के शुरू में सर आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी बिफोर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है, और आपने नेट कैरिंग अमाउंट बतानी है साल के शुरू में भी साल के एंड में भी, सही है। अच्छा सर अ रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। सर आपने पूरी रिकंसिलिएशन बनानी है। आई एम श्योर आपके टीचर जो है आपको बताते होंगे कि देखो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट के अंदर एडिशन हुए हैं तो उसको प्लस करो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस करो, कोई रीवैल्यूएशन हुई है तो उसको प्लस या माइनस करो, रीक्लासिफिकेशन को माइनस करो तो क्लोजिंग आ जाएगी। वो क्यों बताते हैं? बिकॉज सर स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने बनाना है, ये रिकंसिलिएशन बनानी है। तो सर 4 डिस्क्लोजर्स हो गए PP के। नंबर 1 सर आपने मेजरमेंट बेसिस बतानी है, सही है। नंबर 2 आपने डेप्रिसिएशन मेथड और रेट बताने हैं। नंबर 3 आपने सर कैरिंग अमाउंट बतानी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है साल के शुरू का और साल के एंड का, और पूरी रिकंसिलिएशन बनानी है। सर ये कैसे बताएंगे अभी करवाता हूँ, डोंट यू वरी, अभी ये क्वेश्चन के लिए ही मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा सर इसके बाद ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इन 4 के अलावा और भी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। सर वो क्या चीज़ें होंगी? द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन टाइटल एंड PP प्लेज्ड एज सिक्योरिटी और लायबिलिटी। सर बाज़ आपको पता है कि आपके इनकम्बर्ड PPs होते हैं या आपके जो है लेट से प्लेज्ड एसेट्स होते हैं, यानी आपने लोन लिया और आपने लोन के एवज जो है सिक्योरिटी के तौर पे प्लांट को रखवा दिया। तो सर अगर तो आपने सिक्योरिटी के तौर पे किसी प्लांट को रखवाया हुआ है, वॉइस वाकई डिस्टोर्ट हो रही है या नहीं? इज माई वॉइस ऑडिबल एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ज़रा मुझे जल्दी से बताते हो। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, थैंक यू, थैंक यू। यार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लो तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर पांचवा डिस्क्लोजर, देखो ये डिस्क्लोजर्स को मैं तुम लोगों को एक तरीके से याद करवा रहा हूं तो इसको याद कर लो, सही है ना। तो सर अगर तो कोई प्लांट या PP आपका प्लेज किया हुआ है, एग्जामिनर देगा सवाल, तो आपने वो भी अलग से ना डिस्क्लोजर देना है कि यार हमारा ये प्लांट जो है ये प्लेज किया हुआ है या सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया हुआ है। सर कितने डिस्क्लोजर हो गए? 1 2 3 4 5। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे डिस्क्लोजर हर क्वेश्चन में अप्लाई हों।
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोजर्स अप्लाई होंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 8 में से 4 डिस्क्लोजर्स देने हो, तो डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन अभी मैं तुम लोगों को करवाऊंगा अभी। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। ये किसकी बात कर रहा है सर? CWIP। अगर सर पीपी के ऊपर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई डेवलपमेंट की है तो आपने वो भी बताना है। CWIP में जो पीपी आपका पड़ा, जो CWIP में आपके एसेट्स पड़े हुए हैं उसकी भी पूरी मूवमेंट आपने बनानी है। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ पीपी। सर बाजुकात होता ये है कि आप एडवांस में जो है आप कमिटमेंट दे देते हो। जैसे आजकल पाकिस्तान का हालात जिस तरीके के हैं, बहुत वॉलेटाइल जो है सिचुएशन है इकोनॉमिक, तो होता ये है कि हम अब हर बंदा अलग एंटिसिपेट कर रहा होता है। अगर तो मुझे ऐसा लगता है आगे डॉलर और महंगा होगा तो मैं आज से ही फ्यूचर में 1 साल बाद की कमिटमेंट दे दूंगा कि भाई मुझे ये प्लांट खरीदना है। तो अगर तो आपने कोई कमिटमेंट दी हुई है प्लांट को खरीदने की तो उसको भी डिस्क्लोज करेंगे आप। अगेन ये मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अच्छा सर, इसके बाद ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। आठवां, डेप्रिसिएशन वेदर रिकॉग्नाइज इन PNL और एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर। सर आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा था कि सर डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट को डेवलप करने में, अगर कोई प्लांट किसी एसेट को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उस प्लांट की डेप्रिसिएशन उस दूसरे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो आपके डेप्रिसिएशन के 2 हिस्से हैं, कुछ डेप्रिसिएशन आपकी PNL में चार्ज हो रही है और कुछ डेप्रिसिएशन आपकी किसी और एसेट का हिस्सा बन रही है, तो आपने बाकायदा बाइफरकेट करके बताना है कि कितना डेप्रिसिएशन ऐसा है जो PNL में चार्ज हो रहा है और कितना डेप्रिसिएशन ऐसा है जो किसी और एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन रहा है। तो सर ये 8 डिस्क्लोजर्स हैं जो कि आपने लाजमी देने हैं, प्रोवाइडेड के ये एप्लीकेबल हो। जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सिर्फ 4 डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल हैं, बाकी 4 एप्लीकेबल नहीं है। तो थ्योरी के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट मॉडल में 8 डिस्क्लोजर्स हैं। सर नंबर 1, आपने क्लास वाइज मेजरमेंट बेसिस बतानी है, आपने डेप्रिसिएशन मेथड और डेप्रिसिएशन रेट बताना है। नंबर 2, नंबर 3, आपने कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग और क्लोजिंग बताना है। नंबर 4, आपने रिकंसिलिएशन बनानी है ओपनिंग से क्लोजिंग का, जो आप रिकंसिलिएशन बनाते हो। नंबर 5, अगर कोई इनकम्बर्ड या प्लेज्ड एसेट्स है तो उसके हवाले से अलग से आपने लाइन बतानी है कि कितने ऐसे एसेट्स हैं जो आपके इनकम्बर्ड हैं या प्लेज्ड हैं। नंबर 5, अगर तो कोई CWIP है आपका एसेट CWIP में पड़ा हुआ है तो उसके हवाले से आपने बताना है। और नंबर 7, अगर तो फॉर एग्जांपल सर कोई आपकी कमिटमेंट्स आपने की हुई है फ्यूचर के अंदर कि आप एसेट खरीदोगे, सही है, तो उस कमिटमेंट्स के हवाले से आपने डिस्क्लोज करना है। और नंबर 8, अगर तो सर डेप्रिसिएशन आपका कुछ ऐसा है जो किसी और एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन रहा है तो आपने वो भी बताना है। मैं वापस रिपीट कर दूं कि सर ज़रूरी नहीं है ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स हर सवाल में एप्लीकेबल हों। जो ज़्यादातर डिस्क्लोजर्स हैं जो हर सवाल में एप्लीकेबल होते हैं वो शुरू के 4 होते हैं, सही है ना। बाकी के 4 एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। तो खुदा रहा ये बाकी के जो 4 हैं ना इनको याद रखना। और मैंने जो 1-2 क्वेश्चन अपनी रेगुलर क्लास में करवाए हैं डिस्क्लोजर के, मुझे याद दिलाना ग्रुप पे, तो आई वुड बी शेयरिंग दोज लेक्चर्स विद यू। उसमें ये सारे 8 की 8 एप्लीकेशन है। तो एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा। बाज़-औक़ात बच्चों को ये जो 4 मैंने बताया ना 5 से लेके 8 तक, ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। अब एग्जामिनर लाइन लिख देता है और उसके बाकायदा 3 से 4 मार्क्स होते हैं। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है डिस्क्लोजर की, और एक बच्चे को पता ही नहीं होता तो वो फिर जाहिर सी बात है 3 से 4 मार्क्स लूज कर जाता है। तो इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि इन एडिशन टू ये 4, ये इन चारों में से भी कोई एक डिस्क्लोजर का वो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पूछ सकता है, और वो कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है। अच्छा सर, ये तो थे कॉस्ट मॉडल के अंदर 8 डिस्क्लोजर्स। अच्छा सर, अगर तो आप PPE को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहे हो, अगर तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहे हो तो आपने इजाफी ये 4 डिस्क्लोजर्स और देने। अगर तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहे हो तो आपने ये इजाफी 4 डिस्क्लोजर्स और देने, ये भी मैं बना के भी बताऊंगा। द इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, सर रीवैल्यूएशन मॉडल आपने किस दिन से ऑप्ट किया है। नंबर 2, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वॉज इन्वॉल्व, आपने बताना है कि भाई आपने जो वैल्यूएशन करवाई है वो वाकई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाई है या नहीं करवाई। एग्जाम में लिखा हुआ होगा, आपने वही लाइन को छाप देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। जी बिल्कुल, ईयर एंड पे लिखने होते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ PPE द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट्स बीन कैरीड अंडर कॉस्ट मॉडल। सर आपने PPE की वैल्यू बतानी है कि अगर तो अभी तो ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो रहा है ना, अगर तो ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो आज इसकी वैल्यू क्या होती, आपने ये भी बताना है। यानी अगर तो आप किसी एसेट के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड स्टेट्स
कि आपने जो है उस एसेट के हवाले से बताना है कि अगर तो ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, इस पे टाइम लगता है, ये न्यूमेरिकल है। द रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना सरप्लस आया वो भी आपने बताना। तो ये टोटल 12 डिस्क्लोजर्स हैं पीपीई के, जो स्टैंडर्ड बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सिनेरियो, दीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल्स। सर मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। 8 कॉस्ट से रिलेटेड हैं, 4 रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं। सर कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड कौन कौन से हैं? सर आपने जो है मेजरमेंट बेसिस बतानी है पीपीई की, सही है, क्लास वाइज के कॉस्ट मॉडल यूज़ किया है, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ किया है। आपने जो है डिप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ और रेट बताने क्लास वाइज। आपने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ओपनिंग और क्लोजिंग बतानी है। आपने ओपनिंग से क्लोजिंग की मूवमेंट बनानी है या रिकंसिलिएशन बनानी है, जो आप लोग बनाते हुए आए हो, एडिशन कितना हुआ, डिस्पोजल कितना हुआ, रीवेल कितना हुआ, सही है। उसके अलावा आपने अगर फॉर एग्जांपल जो है क्या कहते हैं कोई प्लेज एसेट्स हैं, कोई प्लेज पीपीए, तो आपने उसके हवाले से बताना है कि कितने ऐसे एसेट्स हैं जो प्लेज्ड है। इसी तरीके से जो है अगर आपने कोई CWIP में खर्चा किया है तो आपने CWIP के हवाले से मूवमेंट बतानी है। अगर तो आपने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट किया हुआ है पीपी को ख़रीदने का तो उसके हवाले से भी आपने डिस्क्लोज़ करना है। इसी तरीके से अगर आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस किसी प्लांट पे ऐसा है जो किसी और एसेट का हिस्सा बन रहा है तो आपने वो भी डिस्क्लोज़ करना है, सही है। और अगर तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आपने ये 4 डिस्क्लोजर्स और देने हैं कि रीवैल्यूएशन मॉडल आपने किस डेट पर ऑप्ट किया है, सही है। नंबर 2, आपने कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जो है, सर यूज़फुल लाइफ टोटल लिखनी है या रिमेनिंग? टोटल लिखनी है, टोटल यूज़फुल लाइफ लिखनी है, टोटल यूज़फुल लाइफ लिखनी है, जो भी लेटेस्ट है वो लिखनी है। अच्छा सर, इसी तरीके से सर आपने जो है क्या कहते हैं, आपने पीपी की वैल्यू बतानी है कि अगर तो वो कॉस्ट पे कैरी होता तो किस वैल्यू पर होता। और इसी तरीके से आपने जो है सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर जो आपने रिकॉग्नाइज किया है वो बताने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 12 डिस्क्लोजर्स तुम्हें याद होने चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है जब एग्जामिनर सवाल दे तो ये वाकई 12 के 12 जो है वो एप्लीकेबल हो। जैसे अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें जो है ये शुरू के 4 और रीवैल्यूएशन मॉडल वाले एप्लीकेबल हैं, ये बीच वाले एप्लीकेबल नहीं हैं, जो अभी मैं GNU कैश लिमिटेड तुम्हें करवाऊंगा, सही है ना। ये बीच के 4 वाले एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई। तो सर आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि सर कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स भी हैं जो स्टैंडर्ड बोलता है, इनकरेज करता है कि यार आप ये दो तो अच्छा है, ज़रूरी नहीं है। ये एंड के जो है 1 2 ये 13 14 15 16, सर ये वाले जो डिस्क्लोजर्स हैं दीज आर नॉट कंपलसरी वंस, तो मैं इसको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। दीज आर द प्रेफर्ड वंस, मगर अगर तुम ना भी दो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सर आई एम श्योर आपको जो है पीपीई के डिस्क्लोजर्स के हवाले से क्लैरिटी आ गई है कि हमें कौन कौन से डिस्क्लोजर्स